Good morning, everyone. तो लास्ट क्लास में अपन ने पैराबोला में फर्स्ट क्लास में तो पैराबोला का जो बेसिक है वो डिस्कस किया था, और जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया कि पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म एटी स्क्वायर कॉमा 280 स्टैंडर्ड पैराबोला फर्स्ट वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2 इज 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2a t1 t2 इक्वल टू 0. If this chord is focal chord, then t1 t2 is equal to -1. यानी कि फोकल कॉर्ड का अगर एक एंड पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो फोकल कॉर्ड का सेकंड एंड पॉइंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन टी हो जाएगा. ठीक है, इसका पैरामीटर जो है वो t है, तो इसका पैरामीटर -1 अपॉन टी है, जिससे कि t1 t2 इक्वल्स टू -1 आ जाए. और इस फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमने सबसे लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी, जो सॉल्व करने के बाद t प्लस 1/t होल स्क्वायर आई थी. तो अभी तक जो अपन ने पैराबोला में डिस्कस किया है, कोई डाउट किसी को पूछना है तो बताओ. अब नेक्स्ट इसमें अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट का जो रिजल्ट है t1 t2 इक्वल्स टू -1 ये यूज करें, तो एक और क्वेश्चन जो हमें एज अ रिजल्ट याद रखना है. क्वेश्चन इज शो दैट if PSQ is focal chord of parabola y square equal to 4ax, where s is focus, then show that 1 upon ps plus 1 upon qs is equal to 1 upon a. देखो, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन तो अपन चलो प्रूव कर ही लेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कैलकुलेशन वाइज टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चन तो पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन तो इस तरह से है कि पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला फर्स्ट वाला अपन ने लिया हुआ है. इस पैराबोला के कोई भी एक पॉइंट पे, मान लो ये वाला पॉइंट पी है, हमने फोकल कॉर्ड ड्रॉ की, तो वी हैव टू प्रूव दैट 1 अपॉन ps प्लस 1 अपॉन qs इज इक्वल टू 1 अपॉन a. तो ps और qs डिस्टेंसेस फाइंड करनी है. जो p पैराबोला पे लाई करने वाला कोई सा भी एक पॉइंट है और s फोकस है, तो अपन बोलते हैं ps को फोकल रेडियस. जस्ट एक टर्म है कि ps इज फोकल रेडियस. यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड. फोकल, जब भी हमें ps डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने कहा कि पैराबोला पे, मैं ये जो बोल रहा हूँ एक बार सभी लोग ढंग से समझना, बिकॉज कई बार यूज में आता है कि पैराबोला पे जब भी हमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट एज्यूम करना होता है, तो हम उस पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ही लेंगे, कभी भी x1 y1 नहीं लेंगे. तो हमने पॉइंट को pt ले लिया. इसका मतलब कि पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो गए. ठीक है, फोकस हमें पता है a,0 होता है. तो ps डिस्टेंस, एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. ps डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड 1, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो है at स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 होल स्क्वायर. यहां से बिल्कुल हमारे डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अपन को क्या करना है, हम ऑलवेज किसी भी कोनिक सेक्शन में, दैट इज पैराबोला में या इलिप्स में या हाइपरबोला में,
पैराकोनिक सेक्शन की बेसिक डेफिनेशन PS इज इक्वल टू EPM यूज कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो अपन ने डिस्कस किया था, फॉर एनी कोनिक सेक्शन PS इज इक्वल टू EPM। और ये जो PM डिस्टेंस है वो क्या होता है कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से, सॉरी, पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जैसे N है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a है, तो और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 80 स्क्वायर 280 हैं। तो तुम लोग मुझे पहले तो बताओ कि ये डिस्टेंस जो मैं ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ ना डायग्राम में, ये डिस्टेंस कितना है? बोलो। डिस्टेंस, हर्षिल डिस्टेंस बोल रहे हैं तो वो स्मॉल a बोलेंगे, पॉजिटिव a, ठीक है, माइनस a नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड चीज, अब तुम मुझे बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है 80 स्क्वायर 280 ना, a नहीं है। इस वाले पॉइंट को अगर मैं कुछ r बोल रहा हूं तो मैं PR डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, PR डिस्टेंस कितना है? 280। देखना 280 और सभी लोगों को समझ आया? पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट के 280 नहीं, 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि हम जब पॉइंट P हमने मार्क किया था तो ऐसे तो बोला था कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, दैट इज x1 स्क्वायर 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी हमने हर्षिल ये तो डिस्कस किया, अगर हमें कोई से भी एक पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वो डिस्टेंस उसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाता है। h k का x एक्सिस से डिस्टेंस तो मॉड ऑफ k हो जाएगा और y एक्सिस डिस्टेंस मॉड ऑफ h हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाइज बड़ा सिंपल है कि हमें PS डिस्टेंस चाहिए था, लेकिन हम PM डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और जो PM डिस्टेंस है जो हमने अभी डिस्कस किया वो a प्लस 80 स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। a प्लस 80 स्क्वायर देखो, और सभी लोगों को समझ आ गया क्या? PM डिस्टेंस इज इक्वल टू a प्लस 80 स्क्वायर, दिस पॉइंट इज M। और पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों में हम यही मेथड यूज करेंगे जब भी हमें कोई से भी एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, चलो, तो PS इज इक्वल टू a प्लस 80 स्क्वायर आ गया। अच्छा, जो Q वाला पॉइंट है इसका पैरामीटर अब -1/t होगा, यानी कि Q वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a/t स्क्वायर -2a/t होंगे। तो QS डिस्टेंस a प्लस a/t स्क्वायर आ जाएगा। PS डिस्टेंस में t के प्लेस पे -1/t रख दिया तो QS डिस्टेंस a प्लस a/t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1/PS प्लस 1/QS की कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें PS डिस्टेंस भी पता है और QS डिस्टेंस भी पता है। कैलकुलेशन करोगे तो ये 1/A आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट तो चलो एलसीएम लेके इजीली आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी फोकल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ऑलवेज PS इक्वल टू EPM यूज करना है। फोकल रेडियस भी बोल सकते हैं, फोकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अभी देखो, इस कंप्लीट सॉल्यूशन में कुछ पूछना है किसी को? इस टाइप बताओ कि कौन सी चीज नहीं समझ आ रही। जैसे हमने सबसे पहले तो बोला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम देख लो, और डायग्राम इज
स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर हमने यस इट इज फर्स्ट पेज। पैराबोला के लिए तो इसेंट्रिसिटी 1 ही होती है ना वेदांत, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना। वी कैन, हाँ बिल्कुल। ये अगर हम फर्स्ट वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो a+at² ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये वाली बात है। QS के लिए हमने ये बोला कि पॉइंट P का पैरामीटर T है, तो पॉइंट P से फोकस का डिस्टेंस a+at² आ रहा है। पॉइंट Q का पैरामीटर -1/t है, तो T की जगह पे -1/t रखना है, तो T के प्लेस पे -1/t रख दो, ठीक है। हाँ, P के बाद से मैंने यही बोला था अभी जो मैंने हर्षिल को एक्सप्लेन किया है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार प्रॉपर सारी स्टेप्स मेंशन कर देता हूँ कि ये हमने जो कहा ये स्टेप 2 है, डायग्राम वाला स्टेप 1 है, ये फाइंड करना स्टेप 3 है, एंड फिर दिस इज स्टेप 4 एंड दिस वन इज स्टेप 5। तो एक बार कंप्लीट देखो कि हमने सबसे पहले बोला कि जब भी पैराबोला पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना है तो हम उस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में पी टी ले लेंगे, और इसलिए पी के कोऑर्डिनेट्स 80² 280 हो जाएंगे। फोकस हमें पता ही है a,0 होता है, तो पी और एस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा हम पी एस इज इक्वल टू ईपीएम, जो पैराबोला का बेसिक कंडीशन है, और पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 होता है, तो पी एस इक्वल टू पीएम यूज कर लेंगे। पी एस इक्वल टू पीएम से हमारा आंसर इजीली कैसे आया कि हमने कहा कि ये वाला डायग्राम में देखो, ये वाला डिस्टेंस तो स्मॉल ए यूनिट है एंड दिस डिस्टेंस इज 80² यूनिट, तो ये पूरा डिस्टेंस a+80² आ गया, तो ये डिस्टेंस a+80² आ गया। तो पॉइंट P जिसका पैरामीटर T था उसका डिस्टेंस तो a+80² आ रहा है, तो पॉइंट Q जिसका पैरामीटर -1/t है उसका डिस्टेंस a+a/t² आ जाएगा। हमने T के प्लेस पे -1/t रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमें PS डिस्टेंस मिल गया और QS डिस्टेंस मिल गया। तो हमने जो क्वेश्चन है प्रूव करने को बोला है, तो 1/PS + 1/QS फाइंड किया, तो एलसीएम लेके यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन एक बार शो कर देता हूँ कि ये 1/PS + 1/QS ये है। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन रहा है और जो न्यूमरेटर है तो ये आ रहा है, तो ये 1/A आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो अब एक बार पहले तो ये जो लिखा हुआ है ये पेज, इसमें कोई भी स्टेप किसी को पूछना है तो बताओ। एक मिनट, ठीक है। अब मैं इसको सारा हटा देता हूँ। एक बार ये मैं ग्रीन में जो मैंने एक्सप्लेन किया था मैं ये हटा देता हूँ सारा, जैसे कि थोड़ा मतलब बेकार सा नहीं लगे, ठीक है। तो ये हमने 1/PS + 1/QS इक्वल टू 1/A शो कर लिया, और नेक्स्ट पेज पे मैंने जो भी कैलकुलेशन शो की थी वो ये थी कि 1/PS + 1/QS ये बन जाएगा a टाइम्स 1 + t² + t² टाइम्स t²/a टाइम्स 1 + t²। तो एलसीएम आ गया a × 1 + t² और ऊपर भी 1 + t², तो यहाँ पे 1/A आ जाएगा, ठीक है।
अभी तो बताया था कि अगर पॉइंट P का पैरामीटर T है तो डिस्टेंस A प्लस AT² आ रहा है। पॉइंट Q का पैरामीटर -1/T है तो T की जगह पे -1/T रख दो तो ये बन जाएगा। Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. This monkey can't understand how this leaf disappeared from this guy's hand. हाँ बिल्कुल, मैंने मेथड 1 की कैलकुलेशन नहीं करी है, मैंने यही तो बोला है कि मेथड 1 जो है उसको हमें यूज नहीं करना है। ये तो अपना एक मतलब फर्स्ट अप्रोच होता है, लेकिन यहाँ पे अपन को कैलकुलेशन में टाइम लगाना पड़ेगा। इसमें अब जैसे हम बात कर रहे थे कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 की, तो यहाँ पे हमने बोला था इक्वेशन इज 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक और रिजल्ट क्या बन जाता है, मैं उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। If T1 T2 is equal to some constant, then chord joining T1 and T2 on y square equal to 4ax always passes through a fixed point. Find that point. मेथड क्या कि क्वेश्चन ने बोला है कि T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, तो कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेंगे पहले। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लो, सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर T1 T2 कोई कांस्टेंट है तो कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हमने कहा कि कॉर्ड की इक्वेशन ये हो गई। नाउ गिवन दैट T1 T2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, तो T1 T2 के प्लेस पे K रिप्लेस किया, इस इक्वेशन को हम 2x प्लस 2ak माइनस T1 प्लस T2 टाइम्स y इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि T1 और T2 पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, तो वी कैन से दैट T1 और T2 सिंस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो T1 प्लस T2 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए लैम्डा बोल दूं तो ये बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा तो दिस बिकम्स 2x प्लस 2ak माइनस लैम्डा y माइनस 0 इक्वल टू 0। मैंने y माइनस 0 क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये L1 प्लस लैम्डा L2 वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। प्लस लैम्डा लिखो या माइनस लैम्डा लिखो एक ही बात है। और L1 प्लस लैम्डा L2 इज फैमिली ऑफ लाइंस, एंड फैमिली ऑफ लाइन में जो लाइन फैमिली है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। तो L1 लाइन तो हो गई ये और L2 लाइन हो गई ये, तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये आ रहा है, x का वैल्यू तो माइनस a इंटू के आ रहा है और y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो जिस फिक्स पॉइंट की क्वेश्चन बात कर रहा था दैट फिक्स पॉइंट इज माइनस AK कॉमा 0। तो एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन अपन वापस से देखेंगे कि अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ये किया कि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिख ली। फिर क्वेश्चन ने बोला कि T1 T2 तो कांस्टेंट K के इक्वल है, तो हमने T1 T2 के प्लेस पे K रिप्लेस कर दिया और इसको इन दोनों टर्म्स को तो एक साथ ले लिया और इसको सेपरेट कर लिया। ऐसा क्यों किया कि हमने कहा कि T1 एंड T2 आर पैरामीटर्स, तो T1 और T2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर T1 और T2 कैन बी एनी रियल नंबर्स देन T1 प्लस T2
भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ये काइंड ऑफ एक लैम्डा बन गया विच इज बिलोंग्स टू आर। और ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई जिसे हमने बोला कि ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस which passes through a fixed point, and that fixed point is intersection point of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. तो in this case L1 तो ये वाला हो गया एक्सप्रेशन जो इक्वल टू जीरो कर दिया अपन ने, एंड L2 ये हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने के बाद माइनस ए के कॉमा जीरो आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी चीज हैंड टू हैंड देखो कि हमने जो इससे पहले बात की थी कि फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 इक्वल्स टू -1 होता है, तो के प्लेस पे जब हम -1 रखेंगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स +a,0 ही आ रहे हैं। पॉइंट नहीं, यहाँ पे तो T1 T2 वेरिएबल है ना हर्षिल, तो फिगर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर हमने के प्लेस पे -1 रखा तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आंसर +a,0 यानी कि फोकस ही आ रहा है। ठीक है, तो वो रिजल्ट अगेन वेरीफाई हो गया अपना, फिर नोट कर लो। अब इसमें जैसे अब अपन को इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट जो लगाया है, मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख दिया, बट अपन को अब ध्यान क्या रखना है कि इफ T1 T2 इज इक्वल टू के, then chord joining T1 and T2 on y square equal to 4ax always passes through point -ak, 0. Chord joining T1 and T2 on y square equal to 4ax always passes through point -ak, 0. अब इसका एप्लीकेशन अगर अपन देखें तो इस तरह से क्वेश्चन है, नोट कर लो तो बताना। ओके, इफ chord joining T1 and T2 on y square equal to 4ax, 1 minute, subtends right angle at vertex of parabola, then this chord always passes through a fixed point. Find that point. सभी लोग क्वेश्चन का स्टेटमेंट नोट करके इसको ट्राई करो, जितने मैं प्रीवियस पेज शो करता हूँ। Chord joining T1 and T2 subtends right angle at vertex, और vertex in this case 0,0 ही है, then this chord always passes through a fixed point, find that point. ठीक है, एक बार ये लास्ट पेज पे नोट कर लो, क्विकली नोट कर लो तो बताना। इन दिस केस हमने बोला था कि T1 एंड T2 बोथ आर रियल नंबर्स, तो T1 प्लस T2 भी एक रियल नंबर हो जाएगा। तो उसको अगर हम जस्ट समझने के पर्पज से हमने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा है, बिकॉज हमें पता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 एक फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, और इसकी जगह हमने लैम्डा लिख दिया इस तरह से। नहीं, हाँ, T1 T2 का वैल्यू क्या आया तुम्हारा? -1 नहीं आएगा इन दिस केस।
हाँ वो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, y को y रहने दो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम्हारा भी 1,0 आ रहा है। सेकंड लाइन y की तो है, यहाँ पे सेकंड जो लाइन है वो ये आ रही है। फर्स्ट लाइन ये आ रही है, तो दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू -1 की आ गई। ठीक है, तो इन दिस केस क्वेश्चन ने जो बोला है उसका मीनिंग क्या है कि पैराबोला पे कोई भी एक कॉर्ड, इस पॉइंट का पैरामीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t1 है एंड दिस पॉइंट इज t2 एंड दिस कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स ए 0,0 हो गया। मैथमेटिकली हम कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे कि हमें अब जैसे ए वाला पॉइंट पता है 0,0, पी पॉइंट इज 81 स्क्वायर 281 एंड क्यू पॉइंट इज 82 स्क्वायर 282। तो अगर हमें तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही पता हैं तो हम स्लोप ऑफ पी ए एंड स्लोप ऑफ क्यू ए फाइंड कर लेंगे। और क्वेश्चन ने बता रखा है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि पी ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू ए, तो ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 कर देंगे, m1 m2 इक्वल टू -1। ऐसा करने से हमें t1 और t2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करो और बताओ कि सिंप्लीफाई करने के बाद t1 t2, हाँ नहीं, t1 t2 का वैल्यू कितना आ रहा है। हाँ, मतलब तुमने शायद सॉल्व सही किया होगा लेकिन आंसर गलत है। तो t1 इंटू t2 का वैल्यू कितना आ रहा है। हाँ, नहीं, -4 आता है। t1 t2 इज -4। कैसे, p पता है, a पता है, तो y2 -y1 अपॉन x2 -x1। तो ये 2/t1 बन रहा है। सिमिलरली ये 2/t2 बन जाएगा। तो 2/t1 इंटू 2/t2 इक्वल्स टू -1 करेंगे तो t1 t2 का वैल्यू -4 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, chord always passes through point 4a,0। हमने जो भी लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर t1 t2 इक्वल्स टू k है तो chord ऑलवेज -ka,0 से पास करती है। तो इन दिस केस k की वैल्यू जो है वो -4 आ गई। तो देखो सभी को, जो हमने लास्ट पॉइंट जो स्टार लगा के लिखा था उसका डेरिवेशन समझ आया। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला स्टार लगा रखा है ना, क्या क्या हर्षिल तुम कैसे क्यों पूछ रहे हो। हमने क्या बोला था कि स्टार हम कौन से क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं जिनको हमें एज अ प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट याद रखना है। ओके ओके। Sir, can you please show the previous slide once? प्रीवियस साइड अभी तक नोट नहीं किया गया। तुम लोग अपने राइटिंग स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, थोड़ा तुम लोग स्लो नोट करते हो। Done, sir. ये वाला पेज अब नोट कर लो सभी लोग क्विकली। सर क्यू वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 2a/t2 -0 अपॉन a/t2 स्क्वायर -0 y2 -y1 अपॉन
अच्छा, तुमने वो फोकल कॉर्ड वाला अज्यूम कर लिया होगा, -1 वाला। फोकल कॉर्ड नहीं है ना यहाँ पे। नहीं हर्षिल, यहाँ पे फोकल कॉर्ड नहीं है। फोकल कॉर्ड की तो क्वेश्चन ने कहीं बात ही नहीं करी। वो T1 T2 इक्वल्स टू -1 इज वैलिड ओनली फॉर फोकल कॉर्ड। आई डोंट नो, कल भी कोई डिस्कस कर रहा था तो 15 Feb का डेट सुनने में आया है। मुझे कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन जो है वो एग्जैक्टली कब से शुरू होगा। जो भी होगा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब कॉर्ड की सारी बातें अपनी कंप्लीट हैं, जो कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन एंड पैराबोला। तो एक बार हम सर्कल का रिवीजन करें कि जब हमने लाइन एंड सर्कल की बात की थी तो क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एक सर्कल गिवन है एंड कोई भी एक लाइन गिवन है कि ये लाइन सर्कल पे या तो टेंजेंट है या बाहर से पास कर रही है कंप्लीटली या फिर सीकेंट है। तो ये चेक करने का मेथड क्या होता है, कोई बता सकता है कि ये तीनों पोजीशंस में से लाइन की पोजीशन कौन सी होगी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल? हाँ, सिद्धांत ने करेक्ट बोला है। हर्षिल रॉन्ग, प्रकृत रॉन्ग, सिद्धांत का ही करेक्ट है ओनली कि P एंड R। हाँ ठीक है, P एंड R को हम कंपेयर कर लेंगे। पावर ऑफ पॉइंट तो दक्ष पॉइंट की पोजीशन चेक करने के लिए, S1 तो पॉइंट की पोजीशन चेक करने के लिए। पावर ऑफ पॉइंट, यहाँ पे हम लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन की पोजीशन चेक करने के लिए अपन P और R को कंपेयर कर लेंगे। अगर सर्कल के सेंटर से लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेस देन रेडियस है तो कॉर्ड इक्वल टू रेडियस है तो टेंजेंट, और अगर ग्रेटर देन रेडियस है तो लाइन लाइज कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में तो क्या होता है कि सेंटर की वजह से सिमेट्री आ जाती है, लेकिन पैराबोला में तो सेंटर होता ही नहीं है। तो पैराबोला वाले केस में मेथड क्या है कि जैसे मान लो लाइन पैराबोला इज गिवन एज y² इक्वल टू 4ax एंड लाइन इज गिवन एज y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड वी हैव टू चेक पोजीशन ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला। तो हम इन दोनों इक्वेशंस से x या y को एलिमिनेट करेंगे। जैसे अगर हम y को एलिमिनेट करें तो y का वैल्यू फर्स्ट में पुट किया तो ये बन जाएगा mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओपन किया तो m² x² प्लस 2cm माइनस 4a टाइम्स x प्लस c² इक्वल टू 0। तो अगर तुमने y को एलिमिनेट किया तो x में इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अगर x को एलिमिनेट करोगे तो फिर y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और फिर हम उस क्वाड्रेटिक का d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कि अगर d पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर d नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो x में क्वाड्रेटिक बन रही है इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को x1 और x2 बोल दें, हाँ बिल्कुल, तो फिर सिचुएशन ये है कि ये पैराबोला था और ये लाइन है। तो ये लाइन इस पैराबोला को अगर पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2 पे कट कर रही है तो x1 और x2 जो है, ये वाले जो x1 x2 है, ये पॉइंट P और पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि इफ D इज पॉजिटिव तो आंसर क्या आएगा, कि लाइन कॉर्ड बनेगी या टेंजेंट बनेगी या फिर कर्व के बाहर से पास कर जाएगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सीकेंट करेक्ट। कि डी इज पॉजिटिव तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि लाइन कॉर्ड बन जाएगी। अगर डी 0 है इन दैट केस लाइन टेंजेंट बन जाएगी।
और अगर डी नेगेटिव है तो इसका मतलब कि इमेजिनरी रूट्स, तो लाइन और कर्व का कोई भी रियल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यानी कि डायग्राम इस तरह से हो जाएगा और इसका मतलब लाइन कंप्लीटली कर्व के बाहर बाहर से ही पास कर जाएगी। तो मेथड क्या है यहाँ पे कि, और दिस मेथड इज वैलिड फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इनफैक्ट सर्कल में भी लगा सकते हैं, तो सर्कल भी सेकंड, दिस इज वैलिड फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व। तो सर्कल के लिए भी वैलिड है, बट सर्कल में अपना दूसरा अप्रोच भी है कि पी और आर को कंपेयर कर लेंगे। वो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा सिंपल, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। अदरवाइज हम सर्कल में भी यही कंसेप्ट लगा सकते हैं कि हमने जो भी लाइन दे रखी है उसको गिवन सेकंड डिग्री कर्व के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने का मीनिंग कि हम एक्स और वाई फाइंड करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर हमने एक्स को एलिमिनेट किया तो वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, y को एलिमिनेट किया तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और जो भी क्वाड्रेटिक बनी है उसका d फाइंड कर लेंगे। इफ d इज पॉजिटिव दैट मींस टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, का मतलब टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ गए तो कॉर्ड बन गई। इफ d इज जीरो देन टेंजेंट, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए, एंड d इज नेगेटिव, इन दैट केस लाइन लाइज कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द कर्व। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि लाइन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला चेक करनी है। सेकंड पार्ट कि चलो हमने चेक कर लिया कि लाइन जो है वो कॉर्ड है, और लाइन अगर कॉर्ड है तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो मेथड क्या होगा कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ना, यही यूज में आ जाएगी। कैसे कि यहां तक का पार्ट तो सेम ही है, कॉर्ड की लेंथ के लिए यहां तक का तो पार्ट सेम ही है। अब इस वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। मान लो x1 फॉर एग्जांपल 3 आ गया, x2 -5 आ गया, जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा मैंने। ये x1 और x2 की वैल्यूज को यहां पुट करके करस्पॉन्डिंग y फाइंड कर लेंगे। तो मान लिया इसका y इसका y कोऑर्डिनेट 2 आ गया, और मान लिया इसका y कोऑर्डिनेट 7 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x1 x2 पैराबोला फर्स्ट वाला है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो हमें अब कुल मिला के दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने का मेथड कि जो हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं वहां तक तो सेम, लेकिन अब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी कर लो। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x1 और x2 की जो वैल्यूज आई हैं उनकी हेल्प से लाइन में पुट करके करस्पॉन्डिंग y1 और y2 की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमें प्रॉपर p और q के कोऑर्डिनेट्स ही अगर मिल गए तो p और q के बीच का डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पेज नोट कर लिया सभी ने? मैं नेक्स्ट पेज कर दूं क्या? अच्छा, एक लास्ट पेज पे एक और चीज लिख लेते हैं। नोट PQ डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर इंटू 1 + m स्क्वायर। और इसका जब डेरिवेशन करोगे ना तो फॉर्मूला ये बन जाता है 4/m स्क्वायर a इंटू a - cm इंटू 1 + m स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ये अब थोड़ा सा सेंस कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर याद रह जाता है एक दो बार प्रैक्टिस करने से तो ठीक है, अगर याद नहीं भी रहता है तो फिर अपन जो अभी मैंने मेथड बताया था उससे हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, याद रह जाएगा तो हम एग्जाम में अपने 30 सेकेंड्स या 1 मिनट बचा सकते हैं। बट वही है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है इस फॉर्मूले का, ओनली लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं भी इसका डेरिवेशन नेक्स्ट से बता दूंगा, लेकिन लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि PQ जो लेंथ है वो इस तरह से आ जाता है 4/m स्क्वायर a इंटू √a इंटू a - cm इंटू 1 + m स्क्वायर। m क्या है? लाइन का स्लोप, c लाइन का y इंटरसेप्ट, और a पैराबोला से लिया है। ठीक है, हाँ बोलो दक्ष।
T1 T2 नहीं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 से T1 T2 इक्वल्स टू -4 आ गया। और फिर हमने जो इससे भी पहले क्वेश्चन किया था वो रिजल्ट यूज कर लिया कि अगर T1 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट -ak, 0। तो हमने T1 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है k, तो कॉर्ड -ak, 0 से पास कर रही है, इसको यूज कर लिया। तो k की जगह पे -4 यूज कर लिया। बिल्कुल। अब जैसे जो भी मैंने लास्ट पेज पे फॉर्मूला लिखा है ना, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हो जाएगा और मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन इज, अच्छा पहले तो हम पोजीशन चेक करने की बात कर लेते हैं। चेक पोजीशन ऑफ लाइन 5x minus 2y equals to 12 with respect to parabola x square equal to 4y। मैंने यहाँ पे पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y लिया है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। तो मेथड में क्या करना है कि लाइन और कर्व की हेल्प से x या y को एलिमिनेट कर लो और क्वाड्रेटिक बनाओ और उस क्वाड्रेटिक का डी फाइंड करो। ऐसा कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट लिख लो। इफ दिस लाइन इज कॉल्ड then find its length। पहले तो चेक करो कि ये लाइन कॉर्ड है या नहीं है, और वो डी के साइन से आया है, तो बताओ डी कितना आ रहा है। कॉर्ड आ रहा है, ओके करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने का है वो एक बार देख लो कि अ, जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ तक का है, ये वाला पार्ट तो सेम है कि हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे, लेकिन अगर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड ही फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। एक्स की दो वैल्यूज 6 और 4 आ गई। ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये लाइन की इक्वेशन में पुट करके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो वाई का वैल्यू हर्षिल ने बोला है 9 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 6,9 आ गए और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट 4,1 आ गए। तो अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एंड पी क्यू डिस्टेंस इज 6 - 4 होल स्क्वायर 9 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार और तुम लोग कैलकुलेशन भी चेक कर लेना। एक बार मैं देख लेता हूँ। पैराबोला की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया है। हर्षल तब भी ये वाला पॉइंट, नहीं 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 नहीं, ये वाला y कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है, तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। x के प्लेस पे 4 रखा तो y का वैल्यू 4 आ रहा है।
कैलकुलेशन देखो तुम्हारी। हाँ, √29 आंसर आ रहा है। तो ये है लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने का मेथड, और इजी है मेथड, तो कोई प्रॉब्लम तो आई लग नहीं रही कि यहाँ पे जो भी कर्व और लाइन दे रखी है, एंड दिस मेथड इज वैलिड फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व। तो सर्कल में भी लगा सकते हैं। देखो, हमने सर्कल में कुछ एक मेथड्स अलग डिस्कस किए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि सर्कल में सेंटर होता है, और सेंटर से थोड़ा चीजें सिंपल हो जाती हैं, सिमेट्रिक होता है ना कंप्लीटली सर्कल उसके अबाउट। अदरवाइज अगर हम सर्कल को ना पढ़ें और डायरेक्टली पैराबोला को पढ़ें और पैराबोला के मेथड्स को सर्कल में अप्लाई कर दें, तो भी सर्कल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है, या लाइन की पोजीशन चेक करना है, या पॉइंट की पोजीशन चेक करना है, ये सारी चीजें सेम ही है। तो यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि हमने लाइन की पोजीशन चेक की है, तो जो एक्स या वाई को एलिमिनेट करके क्वाड्रेटिक बनी है, उस क्वाड्रेटिक का डी फाइंड किया, और डी के पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होने के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर ये कॉर्ड है यानी कि डी पॉजिटिव आ गया, तो लेंथ फाइंड करने के लिए उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही कर लिया। सॉल्व करके एक्स के जो दो आंसर्स आए उनको लाइन में पुट करके वाई के आंसर्स फाइंड किया करो। हर्षिल, इन दिस केस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब तुम एक्स का आंसर पैराबोला में पुट करोगे तो एक ही आंसर मिलेगा। लेकिन देखो, प्रॉब्लम कब होती, अगर पैराबोला y² इक्वल टू 8x होता मान लो, ठीक है, और x का वैल्यू अगर हम 4 पुट करते तो बनता y² इज इक्वल टू 8 इंटू 4। तो y के फिर दो आंसर्स मिलते, तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्लस वाला यूज करें कि माइनस वाला यूज करें। और लेकिन लाइन में पुट करोगे तो y का ओनली वन ही आंसर मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए बेटर होता है कि हम x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद उनको लाइन की इक्वेशन में पुट कर ले, जिससे कि ओनली वन ही आंसर मिले। ठीक है, तो हमने दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, हमारे डिस्टेंस आ गई। हैंड टू हैंड इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन हमसे मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड फाइंड करने को बोले तो आंसर बताना। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, अरे मिड पॉइंट, पॉइंट लेंथ का हाफ थोड़ी करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, तो मिड कॉर्ड क्या है, कॉर्ड यही तो है पी क्यू, तो पी क्यू का मिड पॉइंट, हाँ, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू 6 + 4/2 9 + 4/2। तो ये हो जाएगा 5,13/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड फाइंड करना भी, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन दिस, नहीं सेम आंसर आएगा। मतलब तुमने अगर x को एलिमिनेट किया है यानी कि y में क्वाड्रेटिक बनाई है, तो तुम्हारा y का आंसर देखो 9,4 आएगा। x में क्वाड्रेटिक, x को एलिमिनेट करके अगर y में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो y का आंसर 9,4 आएगा, y में जो क्वाड्रेटिक बनेगी। और उन y को जब लाइन में पुट करोगे तो x का आंसर 6,4 आ जाएगा, यानी कि दोनों पॉइंट सेम ही आएंगे। तो एक बार कैलकुलेशन और देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे बने 3 पार्ट्स कवर कर लिए। लाइन की पोजीशन चेक करना, अगर कॉर्ड है तो उसकी लेंथ फाइंड करना, और अगर कॉर्ड है तो उसका मिड पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, ये नोट कर लो। नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं।
अब देखो, जो हमने लास्ट पेज पे फॉर्मूला लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, मैं यहां लिख के देता हूं कि फॉर पैराबोला y square equal to 4ax. This formula is valid for only y square equal to 4ax. तो अभी अपना जो क्वेश्चन था वो तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, तो इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो हमने इस वाले क्वेश्चन के थ्रू तो मेथड कवर कर लिया, और फॉर्मूले के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका एप्लीकेशन अगर अपन देखें कि फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड कॉर्ड की इक्वेशन क्या लें सर? हाँ वो तो है ही, मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन करा वो इसलिए तो कराया है कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो टाइम कम लगता है। बस मैं ये शो करने के लिए ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड दिस ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे बताना a कितना है, m कितना है, और c कितना है। m 2 है हर्षिल, c -4 है। सिद्धांत ने सही बोला है। तो अगर हम बस ये डिसाइड करना है लाइन और पैराबोला की हेल्प से, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा 4/4 a इंटू a माइनस सी एम इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये हो गया 10। तो अगर फॉर्मूला याद है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, टाइम नहीं लगता। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा सिंस कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखना। याद रह जाता है, अच्छी बात है। ठीक है, सबको बात समझ आ गई सर यहाँ तक जो अपने डिस्कस किया? नाउ नेक्स्ट इज, नहीं एक क्वेश्चन और करना, यहीं पे कर लेते हैं। देखो फॉर टेंजेंट, अभी तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये पैराबोला और ये कॉर्ड और ये P वाला पॉइंट और ये Q वाला पॉइंट और PQ डिस्टेंस ये है। ठीक है, अगर हम इस कॉर्ड को अब टेंजेंट बना दें तो इसका मतलब कि P और Q दोनों सेम जगह पे आ गए। तो टेंजेंट के लिए PQ डिस्टेंस 0 हो जाएगा। PQ डिस्टेंस 0 हुआ तो A इज इक्वल टू CM, यानी कि C इज इक्वल टू A/M। देखना समझ आएगा इस लेंथ का यूज करके। इफ PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 तो 4/m स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, A नहीं हो सकता 0, 1 प्लस m स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची कि बस ये ब्रैकेट ही 0 हो सकता है, ये वाला। समझ आ रहा है? ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो A माइनस CM को 0 किया तो A इक्वल टू CM से C इक्वल टू A/M आ गया। इसका यूज क्या है कि हमने जो लाइन की बात की थी स्टार्टिंग में वो y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन थी। अब c की जगह A/M पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस A/M इज टेंजेंट ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये डेरिवेशन हो गया, मैं भी नेक्स्ट पेज पे इसको लिखाऊंगा, लेकिन ये जस्ट एक डेरिवेशन है। तो टेंजेंट का स्लो फॉर्म में इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस A/M। और ये हमने कैसे फाइंड किया? लेंथ ऑफ कॉर्ड को इक्वल टू 0 करके। अब
एक बार हम सर्कल का अगेन रिवीजन करेंगे, फिर हम पैराबोला के लिए बात करेंगे। तो सर्कल का रिवीजन, दिस इज यस ओनली 4y² इक्वल टू 4ax। x² इक्वल टू 4ay के लिए क्या करना मैं भी बताऊंगा, अभी आ जाएगा। लेकिन एक बार हम क्विकली सर्कल की बात करें। तो सर्कल में बताओ कि अगर कोई भी एक सर्कल दे रखा है, चलो स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल पे एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं? कोई सी भी एक सर्कल पे पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ S1 S या T, कुछ ध्यान है? S1 T S नहीं, is equal to ब्रैकेट ने सही बोला है, T इक्वल्स टू 0। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट इज T इक्वल्स टू 0। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि दिस इज वैलिड फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व। तो पैराबोला में भी ये आ जाएगा, अभी अपन नोट कर लेंगे। सेकंड कि स्लोप फॉर्म में सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन, अब तुम लोग चैट बॉक्स में लिखोगे तो दिक्कत आएगी, बट स्लोप फॉर्म में सर्कल की टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m²। ठीक है, तो ये है सर्कल पे टेंजेंट स्लोप फॉर्म में, और ये है पैराबोला पे टेंजेंट स्लोप फॉर्म में। तो सारी की सारी जो स्लोप फॉर्म वाली लाइंस हैं वो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में ही होंगी। अगर सर्कल है तो c का जो वैल्यू है ये प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस m² आ गया। अगर पैराबोला है तो c का वैल्यू a अपॉन m आ गया। ऐसे ही हम सिमिलरली बिल्कुल इलिप्स एंड हाइपरबोला में स्लोप फॉर्म में टेंजेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि सर्कल के केस में तो पैरामीटर थीटा होता है। तो जो पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म में सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल में टेंजेंट बनेगी x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a²। पर सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। तो x1 की जगह पे a cos थीटा आ गया, y1 के प्लेस पे a sin थीटा आ जाएगा। हाँ, सर्कल में यूज नहीं आता, लेकिन पैराबोला में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करेंगे। तो जैसा डेरिवेशन अपन ने सर्कल में किया है वैसे ही अपन पैराबोला में कर लेंगे। तो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो सारा मैं अब नेक्स्ट पेज पे नोट करता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज टेंजेंट्स। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट इज t इक्वल टू 0। पैराबोला जो है वो अगर y² इक्वल टू 4ax है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ऑन द पैराबोला है ये x1 y1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, जब t इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो देखना t कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान होगा कि y(y1) इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। y² के प्लेस पे तो y(y1) आ गया, और x² के प्लेस पे, सॉरी 2x के प्लेस पे x प्लस x1 आ गया। पैरामेट्रिक फॉर्म में अभी भी पैराबोला तो सेम ही है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो अब पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 80² 280 हैं। तो इस लाइन में x1 के प्लेस पे 80² और y1 के प्लेस पे 280 रिप्लेस कर लेंगे बस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाता है ty इज इक्वल टू x प्लस 80²। और हम अभी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज इसी इक्वेशन का करेंगे, ty इज इक्वल टू x प्लस 80²। एंड थर्ड इज स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
slope m on parabola y square equal to 4ax is y equal to mx plus a upon m, जो भी लास्ट पेज पे डिराइव किया था। Its point of contact is, अभी मैं बताऊंगा, मतलब तुम लोगों को बताना है, मैं मेथड बताऊंगा और फिर नो। तो पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन अपन को याद नहीं रखनी है, ओनली t इक्वल टू 0 ही याद रखना है, और दिस इज वैलिड फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन याद रखनी है, ऑल्दो डेरिवेशन सिंपल है, लेकिन सिंस इसका यूज बहुत ज्यादा होता है तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट, दैट इज फाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी इन दिस केस ए बाई एम है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब तुम लोग मुझे बताओ, जो सेकंड हमने इक्वेशन लिखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, उस इक्वेशन का स्लोप क्या है? सेकंड वाली लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का स्लोप कितना है? तो स्लोप जो है वो 1/t आ रहा है, इसका मतलब कि m इंटू टी इक्वल्स टू 1 हो गया। तो नोट में मैंने यही लिखा है, फर्स्ट नोट, कि फॉर टेंजेंट m इंटू टी 1 होगा, या तो t इक्वल्स टू 1/m बोल सकते हैं, या m इक्वल्स टू 1/t बोल सकते हैं। तो इसका यूज क्या है कि अगर हम t इक्वल्स टू 1/m बोल रहे हैं और यहाँ पे t की जगह पे 1/m रखेंगे, तो देखना ये जो पॉइंट है ये a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a/m बन गया। t के प्लेस पे 1/m रिप्लेस किया, दैट पॉइंट बिकम्स a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। तो जो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है, तो सिंस अपन को यहाँ पे m गिवन होगा, तो इन टर्म्स ऑफ m पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m आएंगे। और ये आया कहां से? स्लोप और पैरामीटर t में रिलेशन कि m इंटू टी इज इक्वल टू 1, और ये टेंजेंट के लिए है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सेम ही है, लिखो तो लिख लो, नहीं तो रहने दो, कि पैराबोला पे या किसी भी सेकंड डिग्री कर्व पे एक गिवन पॉइंट से मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल में नहीं नोट किया था, तो यहाँ पे सेम ही पॉइंट है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन on parabola from a given point। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज में थर्ड पॉइंट लिखता हूं मैं। ठीक है, और इन दिस केस पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन को प्रॉपर्ली याद कर लो। अगर स्लो फॉर्म में याद नहीं है ना तो भी चलेगा, बिकॉज जब तुम इस वाली इक्वेशन में t के प्लेस पे 1/m रिप्लेस करोगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फिर स्लो फॉर्म में टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में ध्यान रखनी है, एंड टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। मैंने अभी तक आई थिंक एटलीस्ट 5 टाइम्स बोल दिया होगा, तो देखो याद हो गई क्या? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे थर्ड पॉइंट, So previous slide once. दक्ष इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप देखो क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू 1/t आ रहा है, तो m इंटू टी इक्वल टू 1 हो गया।
ठीक है। ये नोट कर लिया। सर्कल से भी इसका मतलब जो रिलेशन है इस चैप्टर का वो देखते जाओ प्रॉपरली। सर्कल एक बार रिवाइज भी कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक। तो पॉइंट का पोजीशन चेक करने का मेथड बिल्कुल सेम है जो यहाँ पे है। लाइन की पोजीशन चेक करने का मेथड हमने सर्कल में अलग नोट किया था, यहाँ पे अलग नोट किया है। लेकिन ये वाला जो मेथड जो यहाँ पे नोट किया है डी वाला मेथड, वो सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल है। और इसी मेथड से हम सर्कल की भी कॉर्ड की लेंथ और मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो सर्कल में सिंपल ज्यादा हो गया था। हमने मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया था कॉर्ड का, कि सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। लेंथ कैसे फाइंड की थी, पाइथागोरस थ्योरम से, कि हमें ये वाली डिस्टेंस का डबल चाहिए और ये वाली डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये पी है, तो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। तो इस मेथड से हमने सर्कल के कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर ली थी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at T1 and T2 on parabola y square equal to 4ax is a T1 T2 comma a T1 plus T2. Sir, can you show the previous slide one? Done, sir. Point of intersection of tangents at T1 and T2 मीनिंग समझ आ गया होगा कि पैराबोला कि कोई भी दो पॉइंट, इसका पैरामीटर T1 है, इसका पैरामीटर T2 है, इस पे जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। अब मैंने ये ब्रैकेट में GM कॉमा AM क्या लिखा है, देखो पॉइंट P का पैरामीटर T1 है तो इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स AT स्क्वायर कॉमा 2AT1 हो गए। पॉइंट तुम्हें ये लिखना नहीं है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भी, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 हो गए। हमने बोला कि R वाला पॉइंट इज ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब कि x कोऑर्डिनेट्स का तो ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो AT1 स्क्वायर और AT2 स्क्वायर इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट का रूट। और y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन लेना है, तो 2AT1 प्लस 2AT2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखो समझ आया क्या कि ये सॉल्व करने के बाद AT1 T2 बन रहा है जो कि x कोऑर्डिनेट है, और ये सॉल्व करने के बाद A टाइम्स T1 प्लस T2 बन रहा है जो कि y कोऑर्डिनेट है। तो अगर कभी कंफ्यूजन है तो अगर अपन को GM कॉमा AM जानना है तो अपन इजीली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ, ये जस्ट याद रखने का तरीका है, कोई ऐसे इसका लॉजिक नहीं है कोई। तो पॉइंट of intersection of tangents at T1 and T2 on parabola y square equal to 4ax is a T1 T2 comma a T1 plus T2. For parabola x square equal to 4ay, equation of tangent in slope form is y equal to mx minus am square.
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो हमने अभी लास्ट पेज पे डिस्कस किया है, इसकी टेंजेंट तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में आने के लिए हम x एंड y को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगर इस स्लोप की बात करें तो देखो हो क्या रहा है कि यहाँ x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है, और मान लेते हैं कोई भी एक लाइन इस तरह से है और ये इसका इंक्लिनेशन है थीटा और इसका स्लोप है m। तो अभी जो m यानी कि स्लोप है लाइन का वो tan थीटा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, x और y को इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ x एक्सिस हो गई और यहाँ y एक्सिस हो गई, तो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो फिर अब यहां से मेजर करना होगा, एंड दिस एंगल विल बी π/2 माइनस थीटा। तो स्लोप का जो नए सिस्टम में जो स्लोप है, नए सिस्टम में जो लाइन का इंक्लिनेशन है वो π/2 माइनस थीटा बनेगा। तो फिर स्लोप tan ऑफ π/2 माइनस थीटा बनेगा। tan ऑफ π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा होता है 1/m थीटा। तो इसलिए हम m को 1/m से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में जाने के लिए एक तो हमें x एंड y को इंटरचेंज करना है, एंड m के प्लेस पे 1/m रिप्लेस करना है। अब ये वाले चेंजेस, अब ये तो हमने समझने के लिए लिखा था, अब ये वाले चेंजेस अगर अपन अप्लाई करें सॉरी, तो y की जगह तो x आ गया, m के प्लेस पे 1/m, x के प्लेस पे y, और इस तरह से m के प्लेस पे 1/m। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि एलसीएम लिया, तो देखो mx इक्वल्स टू y प्लस am स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay whose slope is m, ठीक है। तो जब भी हमें अब फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में जाना है तो x, और उसमें कुछ स्लोप का यूज आ रहा है, तो x और y को इंटरचेंज करने के साथ साथ m के प्लेस पे 1/m भी रिप्लेस करना है, ठीक है। ये है डिफरेंट टेंजेंट्स की इक्वेशन और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स। अपन उनकी क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक तो बेसिक इक्वेशन ले लेते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y एट पॉइंट t एंड कोऑर्डिनेट्स में अगर हमने x कोऑर्डिनेट को 4 लिया तो y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है। तो 4,2 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, और एट पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल टू 0। बताओ आंसर क्या आ रहा है। t इक्वल टू 0 अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x(x)(1), वाई स्क्वायर के प्लेस पे y(y)(1). हाँ, हर्षिल का आंसर करेक्ट है। सिद्धांत तुम्हारी एक बार कैलकुलेशन देखो, तो ये हो जाएगा x(x)(1) इज इक्वल टू 2y के प्लेस पे y प्लस y1, तो ये y प्लस 2, या तो 4x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 बोल दो, या फिर x माइनस y इक्वल टू 2 बोल दो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 3 on y square equal to 8x। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो तुम्हें m और a की वैल्यू की हेल्प से इक्वेशन लिख लेनी है। अच्छा, ऐसा भी कर लो, या मैं चलो सॉल्यूशन में लिखा जाता हूँ। इक्वेशन लिखने के बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना टेंजेंट का। तो इक्वेशन बताओ पहले तो। सर कैन यू प्लीज 3 and 4 अगेन, आई गॉट डिसकनेक्टेड। 3 and 4 में हमने ये बोला कि पॉइंट T1 और T2 थर्ड पॉइंट में, मतलब पैराबोला में 2 पॉइंट हैं, उन पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट। सिद्धांत ने बोला है आंसर 3/9/3। हाँ ठीक लग रहा है। ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सॉल्व करने के बाद a T1 T2 a T1 प्लस T2 आ जाता है। और सॉल्व क्या किया कि T1 पे टेंजेंट की इक्वेशन Ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर से लिखी, ऐसी T2 पे लिखी, और इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम gm am वाले मेथड से ध्यान रख सकते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो पॉइंट P और Q के x कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, और y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो पॉइंट P और Q के y कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन है। फोर्थ पॉइंट के लिए बोला कि जब भी हमें फर्स्ट पैराबोला से सेकंड पैराबोला में जाना है तो हम x और y को तो इंटरचेंज करते ही करते हैं, जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन अगर कहीं स्लोप का यूज आ रहा है तो फिर हम m के प्लेस पे 1/m भी रिप्लेस करेंगे। तो जो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m है, जो फर्स्ट पैराबोला की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है, इसकी हेल्प से सेकंड पैराबोला की टेंजेंट चाहिए। तो y की जगह x, m के प्लेस पे 1/m, x की प्लेस पे y, और m के प्लेस पे 1/m। तो ये बन जाएगी टेंजेंट सेकंड पैराबोला के लिए। और इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन आ जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 2/3, जिसको हमने 9y माइनस नहीं 9x माइनस y प्लस 3y 2 इक्वल टू 0 बोल दिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। सिद्धांत तुमने -2/9 क्यों बोला? माइनस साइन कहां से आ गया? प्लस का 2/9 कॉमा 4/9। हर्षिल तुम्हारी इक्वेशन चेक करो, तुमने 3x बोला है, 9x आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। आई कैन सी द लोअर पार्ट। सर दिख रहा है लोअर पार्ट भी। तुम्हारा वीडियो जो है, अगर तुम फोन में देख रहे हो जिसको लोअर पार्ट नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक फोन को तुम हॉरिजॉन्टल कर लो या कुछ इस तरह से। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, नहीं नहीं नहीं, 9x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है आंसर। राहुल, अगर तुमने -2 लिखा है तो या तो -2/3 बोल दो लास्ट में तो सही है। ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन अगर अपन लें तो एक बार यहां तक सारा नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमने अब अगेन सर्कल का थोड़ा सा रिवीजन करना होगा कि जैसे सर्कल जब डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि अगर
ऑन द सर्कल पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हम डायरेक्टली t इक्वल टू 0 से फाइंड कर सकते हैं। सेम अपन ने पैराबोला का इक्वेशन भी कर लिया अभी लास्ट में, t इक्वल टू 0 अप्लाई करके। फिर हमने बोला कि अगर कोई भी एक सर्कल गिवन है और एक स्लोप बता रखा है, तो स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में उस टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। फिर अपन ने थर्ड क्वेश्चन सर्कल में किया था कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट गिवन है, और हमें पता है कि इस पॉइंट से सर्कल पे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स बनेंगी। तो इन दोनों टेंजेंट की सेपरेट इक्वेशन, मान लो सर्कल की इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड दिस पॉइंट इज 5,7। तो इस पॉइंट से जो ड्रॉन 2 टेंजेंट्स होंगी उनकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने का मेथड क्या है। तो हमने मेथड लिया था कि सर्कल का मतलब कि हमें ये भी अपन को समझना है कि चीजों को बजाय सिंपली याद रखने के हम उनके पीछे का रीजन भी समझ लें। हाँ, m फाइंड करके बिल्कुल SS1 इक्वल टी स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल सही है, लेकिन वो कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेगा। पेयर ऑफ टेंजेंट अगर पूछा जाएगा तो टी SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। बट अभी अगर सेपरेट इक्वेशन चाहिए PA और PB लाइन की, तो हमने कहा कि हमें PA और PB लाइंस चाहिए। लाइन का मतलब कि लाइन पे अगर पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए तो लाइन मिल जाएगी। पॉइंट तो क्वेश्चन नहीं बता रखा है पॉइंट P, तो बस स्लोप चाहिए। अगर स्लोप चाहिए तो हम टेंजेंट को स्लोप फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे और हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे। ये वाली टेंजेंट इस वाले पॉइंट से पास कर रही है, तो पास कराया m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m के 2 आंसर आ जाएंगे। तो बिल्कुल ही सेम मेथड पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ फिर अपन उसको इसी मेथड सॉल्व करेंगे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, लास्ट वाला क्वेश्चन में एट था, यहाँ पे फ्रॉम है, यानी कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। 4,10 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो इसके लिए हमने कहा, एक तो तुम लोग बताना क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, स्मॉल a कितना है इस पैराबोला के लिए, स्मॉल a कितना है 9/4। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे, तो वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अभी जो मेथड डिस्कस किया था बिल्कुल सेम मेथड लगा रहे हैं, इस पैराबोला के लिए है। तो पैराबोला की टेंजेंट स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। नाउ दिस लाइन passes through P 4,10। 4,10 से पास कराएंगे तो T इज इक्वल टू 4m प्लस 9/4m। तो देखो m में एक क्वाड्रेटिक बन गई, m के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 आंसर्स आ जाएंगे। 2 आंसर्स आ गए तो या तो यहाँ पे पुट कर लो या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लो, लाइन के 2 आंसर आ जाएंगे। तो बताना सॉल्व करके m कितना आ रहा है। अभी तक देखो मेथड तो यहाँ पे खत्म हो गया, कैलकुलेशन है। तो अभी तक मेथड में कोई डाउट किसी को कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पूछी जाए फ्रॉम, तो हम स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में उस कर्व का टेंजेंट लिखेंगे और उस पॉइंट से पास करा के टेंजेंट m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m के 2 आंसर्स आ जाएंगे। फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1/4 9/4 आ रहा है। ओके, m का वैल्यू 1/4 9/4 आ रहा है। therefore tangents are, हाँ 36 and 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, tangents are y is equal to x/4 plus 9। ये तो m equals to 1/4 यूज करके आ गया, 9/4 यूज करेंगे तो टेंजेंट इज y is equal to 9/4 x plus 1। तो ये दोनों टेंजेंट के आंसर्स हो जाएंगे। इनको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करें
तो दिस लाइन बिकम्स x minus 4y plus 9 plus 36 equal to 0, and this line becomes 9x minus 4y plus 4 equal to 0. तो आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो देखो ये मेथड सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में सेम है। जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम ऑलवेज यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। अब हमने कहा था, अभी तक अपन ने स्लोप फॉर्म का यूज कर लिया, पॉइंट फॉर्म का यूज कर लिया टेंजेंट का। अब है पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन। अभी तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन, किसी तरह की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है क्या ऑफलाइन क्लासेस के लिए? College started, sir. It started, but you can like nobody is coming till now, but we can go. But it's only for Sir, like college. half the Coaching class is we going, can half the go. class is not going. कॉलेज में बोल रहे हो ना, लेकिन कोचिंग के लिए तो नहीं है ना अभी तक। No, sir, coaching nothing is there. 17 to UT only. अभी कोचिंग के लिए मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अपन कब शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ होगा तो मैं तुम लोगों के पास भी आ जाएगा, और मेरे को कुछ मिलेगा इंफॉर्मेशन तो मैं बता दूंगा। अभी बस कल डाउट क्लास में किसी स्टूडेंट ने बताया था कि किसी फैकल्टी ने बोला है कि 15 Feb से शुरू कर रहे हैं, बट मेरे पास ये ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉलेज में भी एक्चुअली सही बात है ना, मतलब जब तक ये कोविड की वजह से या वैक्सीन वगैरह का प्रॉपर नहीं हो जाता है तो पेरेंट्स थोड़ा अभी हेजिटेट ही कर रहे हैं अपने किड्स को भेजने में स्कूल या कॉलेज कुछ भी। हाँ, स्टार्ट तो खैर उन्होंने कर ही दिया है, बट वही है कि कुछ लोग भेज रहे हैं, कुछ लोग, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स तो नहीं भेज रहे हैं अभी। वैसे देखो, अपना मेन फोकस तो चीजों को समझने पे होना चाहिए। कॉलेज से ट्रैवलिंग इज अ थिंग, बिल्कुल। ट्रैवलिंग, इनफैक्ट कॉलेज में भी पॉइंट इज कि मान लो कोई एक स्टूडेंट को बाय चांस वो कहीं गया और उसको कोई इन्फेक्शन हुआ और वो फिर कॉलेज में आ गया, तो रिस्क बढ़ जाती है ना, वो वाली बात है। तो मास्क वगैरह सब लोग प्रॉपरली बना के रखें, लगा के रखें अगर कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो। और मैं भी ये बोल रहा था कि अपना मेन फोकस तो चीजों को समझने पे होना चाहिए कि जो अपन यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट किसी को रह आता है तो वो डिस्कस कर लो। ऑनलाइन ऑफलाइन है ये मैटर अभी, मतलब इस चीज को छोड़ ही दो बिल्कुल, इसमें दिमाग ही मत लगाओ अपना। ऑफ नहीं, देखो कंपलसरी हो या ना हो, तुम लोग तो लगाओ मास्क। कहीं भी जा रहे हो बाहर तो मास्क लगा के ही जाओ। ऑफलाइन डाउट लेक्चर्स होते हैं हर्षिल, अभी तो देखो सारा कुछ बंद कर रखा है, बट जब ऑफलाइन शुरू होगा तब तो ऑब्वियसली होंगे ही। मास्क सभी लोग लगाया करो, क्योंकि ये कई रिसर्च में भी हो गया प्रूव कि मास्क से काफी परसेंटेज तक सेफ्टी रहती है। और एक बहुत मतलब ऐसा कुछ परेशानी भी नहीं है, बर्डन की तरह मत लो, अपन को अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाने हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि क्या, हाँ हमने पॉइंट फॉर्म का यूज कर लिया, स्लोप फॉर्म का यूज कर लिया, अब है एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा हूँ उसमें मैं स्टार भी लगाया है मैंने,
और स्टार का मतलब कि ये एज अ रिजल्ट अपन को याद रखना है। एंड स्टेटमेंट इज शो दैट portion of any tangent portion of any tangent on a parabola between its point of contact and directrix always subtends right angle at focus। ये वाली प्रॉपर्टी इलिप्स एंड हाइपरबोला में भी आती है, बट अभी अपन ओनली पैराबोला की बात कर रहे हैं। और एक और चीज कि जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो पैराबोला की इक्वेशन मेंशन नहीं की है। दैट मींस दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एवरी पैराबोला, चाहे वो शिफ्टेड हो या रोटेटेड हो या कैसा भी पैराबोला हो, हर एक पैराबोला के लिए प्रॉपर्टी वैलिड है। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए अपन पैराबोला फर्स्ट वाला ले लेंगे कि लेट द पैराबोला बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, लेकिन अब स्टेटमेंट के लिए डायग्राम अगर अपन देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला ड्रॉ कर लिया अपन ने। पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, पैराबोला के कोई से भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की। मान लो ये पॉइंट P है जिसपे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज P एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन इस तरह से मान ली कि ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स का और इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो Q ले लिया। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स का मतलब PQ पोर्शन, PQ सेगमेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन। PQ सेगमेंट ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस। कि यहां पे राइट एंगल बन रहा है, ये फोकस है, ये अपन को प्रूव करना है। तो एक बार आप डायग्राम को देख के स्टेटमेंट समझ लो और मेथड लेट पॉइंट पी बी पी पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिया है, तो टेंजेंट भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे। तो एक बार यहां तक मैंने लिख दिया, यहां तक नोट भी कर लो और स्टेटमेंट वापस से देख लो क्वेश्चन का डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो एक जनरल बात कि जब भी पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला पे क्वेश्चन एनी पॉइंट या एनी टेंजेंट की बात कर रहा है तो हम उस पॉइंट को या उस टेंजेंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे। सर्कल और स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो जब भी क्वेश्चन कोई भी कोडिक सेक्शन में एनी पॉइंट या एनी टेंजेंट या एनी नॉर्मल की बात कर रहा है तो हम उन लाइंस या उस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लेंगे। तो हमने पॉइंट P को पैरामेट्रिक फॉर्म में PT लिया, तो टेंजेंट की इक्वेशन TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर हो गई। हमें शो करना है कि एंगल PSQ इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो अपन ये शो कर दें कि PS और QS लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये शो कर दें कि स्लोप ऑफ PS और स्लोप ऑफ QS इज इक्वल टू -1 है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जिससे कि स्लोप्स आ जाए। P वाला पॉइंट हमने लिख ही लिया AT स्क्वायर 280। S वाला पॉइंट फोकस पता ही है, बचा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम लोग बता सकते हो कि क्या होंगे सॉल्व करने के बाद?
कैसे फाइंड करेंगे क्यू वाला पॉइंट? करेक्ट, intersection point of tangent and directrix, and equation of directrix is x plus a equal to 0. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x की वैल्यू तो इंटरसेक्शन पॉइंट x की वैल्यू तो माइनस ए आ गई, x को माइनस ए यहां पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 80 माइनस ए अपॉन टी। x की वैल्यू को माइनस ए टेंजेंट में पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट 80 माइनस ए अपॉन टी आ रहा है, और फोकस हमें ऑलरेडी पता है विच इज a, 0। तो नाउ स्लोप ऑफ QS y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई किया तो ये बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2t, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2t। स्लोप ऑफ PS, P वाला पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बन रहा है 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। एक्सप्रेशंस को देख के समझ आ गया होगा स्लोप ऑफ PS इनटू स्लोप ऑफ QX का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। तो ये इसको प्रूव करने का मेथड है। तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस। नोट कर लिया सभी ने? No, sir. हाँ, कोई सा पैराबोला ले लो, ये रिजल्ट सब में होल्ड करेगा। बट अपन को क्या है कि स्टैंडर्ड पैराबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन पता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट पता है, तो सारा कुछ अपन ने यूज कर लिया। अगर तुम कोई दूसरा पैराबोला लोगे तो फिर उसकी इक्वेशन भी फिर डेराइव करनी पड़ेगी पहले, टेंजेंट की इक्वेशन। डन? Yes, sir. क्वेश्चन स्टार। show that area of triangle इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by any 3 points on a parabola is always double of area of triangle formed by the triangle
formed by the tangents at those points. क्वेश्चन का स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। तो हमने बोला कि लेट द पैराबोला बी y square equal to 4ax। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी फॉर ईच एंड एवरी पैराबोला एप्लीकेबल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। तो पैराबोला पे कोई से भी 3 पॉइंट्स मान लिए, कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स का नाम हम अगर अभी एबीसी रख दें तो एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो एबीसी ट्राइंगल कुछ इस तरह से बात बन जाएगा। कोई भी ट्राइंगल है ये, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ऑलवेज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट दोस पॉइंट्स। अब अगर हम इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, और इन टेंजेंट से जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को अभी हम कुछ PQR बोल देते हैं। डायग्राम समझ आ रहा है सभी को। ABC तो ऑन द पैराबोला 3 पॉइंट्स लिए और इन तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, और इन तीनों पॉइंट से जो टेंजेंट्स बन रही हैं, वो टेंजेंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उसको हमने PQR बोला है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये हमें प्रूव करना है। ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये अपन को ध्यान रखनी है। और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक डायरेक्ट क्वेश्चन 2014 ने जेई एडवांस ने पूछा हुआ है। मतलब उस क्वेश्चन का बिल्कुल यही था। और डायरेक्टली अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बिना पेन चलाए हम अपने आंसर को 2 लिख सकते थे उस क्वेश्चन में। और ऐसा रेयरली ही होता है कि हमें जेई एडवांस के क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना पड़ा, लेकिन वो चीज तब है जब हमें ये प्रॉपर्टी पता है। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया कि पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4x मान लिया। ABC ऑन द पैराबोला है, तो A वाले पॉइंट को T1, B वाले पॉइंट को T2 और C वाले पॉइंट को T3 ले लिया। तो अगेन वही वाली बात आ गई कि जब भी हमें पैराबोला पे रैंडम पॉइंट्स लेने हैं तो हम ऑलवेज पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स लेंगे और इन्हीं पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख लेंगे, और ये हाफ इंटू 81 स्क्वायर 281 1, मतलब डिटरमिनेंट वाले मेथड से 82 स्क्वायर 282 1, 83 स्क्वायर 283 1। इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाता है। तो हाफ और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। डिटरमिनेंट को मैंने सॉल्व करके भी शो नहीं किया है, तुम कर लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो डिटरमिनेंट है, हम 12th क्लास में जब डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू हमें याद ही रखना होता है। तो इसका वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। ये तो हो गया ट्राइंगल ABC का एरिया। अब ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है कि PQ और R के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। देखना पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स
ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। समझ आ गए? अभी जो अपन ने नोट लिखा था कि T1 एंड T2 पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। तो ऐसे ही पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स ए टी वन, Q वाला पॉइंट किस पे लिया है मैंने, A और C पे, ए टी वन टी थ्री कॉमा ए टी वन प्लस टी थ्री। और पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स ए टी टू टी थ्री कॉमा ए टी टू प्लस टी थ्री हो जाएंगे। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ए टी वन टी टू, ए टी टू टी थ्री, ए टी थ्री टी वन, यहाँ पे ए टी वन प्लस टी टू, ए टी टू प्लस टी थ्री, ए टी थ्री प्लस टी वन, 1 1 1। जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे ना, और ये आगे हाफ भी आता है, तो यहाँ पे आ जाता है वैल्यू हाफ इंटू ए स्क्वायर टाइम्स टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी वन। यहाँ पे हाफ इंटू ए स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे हाफ इंटू टू ए स्क्वायर आ रहा है पहले वाले केस में। तो जो हमें प्रूव करना था वो समझ आ गया। तो ये हमें एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है। तो ये अपना, अपन ने जो टेंजेंट में जो पॉइंट लिखे थे ना, अपन ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट T1 एंड T2, और उससे पहले m इंटू टी इज इक्वल टू 1 का भी यूज कर ले। जब अपन ने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखी थी तो वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए अपन ने a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m यूज किया था। तो यहां तक सारा नोट कर लो। ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज भी और है, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे नोट करा देता हूँ। आफ्टर दिस चैप्टर विल डू चैप्टर इलिप्स, इलिप्स के बाद हाइपरबोला। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज कर दूं क्या? अपन आज के लेक्चर में यहां तक ही रखते हैं। बस एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ। देखो अभी अपने पास स्टेटमेंट कैसे था कि जैसे ये पैराबोला है, पैराबोला पे हमने कोई सी भी 3 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। और इन टेंजेंट से जो ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है, तो एक तो अपने बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ट्राइंगल एबीसी के एरिया का हाफ है, एबीसी का एरिया डबल है। सेकंड जो प्रॉपर्टी बनती है वो क्या बनती है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर lies on directrix of parabola। अगर अपन को पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। मैं वो डेरिवेशन शो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन उसमें बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन ये हमें एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है कि इस ट्राइंगल PQR का ऑर्थो सेंटर, PQR कौन सा ट्राइंगल है जो टेंजेंट से बन रहा है, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। एंड सेकंड कि सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR always passes through focus of parabola। ठीक है, और हमने लास्ट पेज पे लिखा था कि ट्राइंगल PQR का एरिया इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR।
तो कौन सा जो ट्राइंगल है उसका एरिया बड़ा है, एबीसी या पीक्यूआर? एबीसी। यानी कि हम ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन है ना कि कहाँ पे 2 आता है, हाफ आता है, कि जो पैराबोला के इनसाइड ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया ज्यादा आएगा और पैराबोला के बाहर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कम आएगा। बाहर वाला ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है, अंदर वाला ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है। इससे तुम्हें हाफ और 2 डिसाइड करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पैराबोला के अंदर वाला ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है, पैराबोला के बाहर वाला ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है। तो अपन आज की क्लास में यहां तक ही रखते हैं। और होमवर्क, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना। और एक्सरसाइज 1 जो है, अब आज क्या है, थर्सडे है ना आज, तो या फ्राइडे हो गया, आज क्या हो गया आज? नेक्स्ट क्लास में हम, फ्राइडे हो गया, अपनी क्लास मंडे को होगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। कितने क्वेश्चन कर सकते हो एक्सरसाइज 1 के? हाफ कर लेना, उसमें 63 क्वेश्चंस हैं, तो 1 to 30 सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे आई थिंक अपन अप टू 40 सॉल्व कर सकते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है। हाँ ठीक है, तो अभी तुम 1 to 30 एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लेना और इन चैप्टर 1 कर लेना। ठीक है, ये अपन मंडे को डिस्कस कर लेंगे। सर एक बार ये लेक्चर नोट्स भी प्रॉपर रिवाइज करना, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में अपन ने स्टार लगाया हुआ है और कई सारे थ्योरी वाले पॉइंट्स नहीं है, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन या कॉर्ड की इक्वेशन, इस तरह से। तो सारे पॉइंट्स अपन को याद होने चाहिए। होमवर्क करने से पहले लेक्चर नोट्स पढ़ना, उसके बाद होमवर्क करना। हाँ बोलो। अभी कोई कुछ कह रहा था? सर कैन यू 1 second go to previous page? प्रीवियस पेज, तो वहाँ पे आपने A T1 T2 T3 के वो पैरामीटर्स है ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर। चलो गुड बाय एवरीवन।